हमने बात करना शुरू किया था, वी स्टार्टेड विथ द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, और उसके बाद फिर हमने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस का जो टाइप पढ़ा था उसको हमने डिफाइन करना शुरू किया था, और डिफाइन करके हमने तीन तीन डेफिनेशन देख लिए थे। सबसे पहला जो डेफिनेशन था वो सबसे छोटा था, देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम में भी लिखने में भी बड़ा मजा आएगा, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। एक लाइन का हमने पढ़ा था, द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस इन विच न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। बस एक ही लाइन लिखा था, लेकिन जब उसको तोड़ तोड़ के जब उसके और आगे जब जाते गए तो हमने देखा कि उसके और भी अच्छे अच्छे वर्जन्स बनाए जा सकते हैं। वहीं पे एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया था, वो ये था कि ऑल द फ्रेम्स विच आर इन सर्कुलर मोशन आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। कल हमने यहीं पे कंक्लूड किया था, है ना। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसको आप अंडरलाइन करके रखना, आपको याद करने में आसानी जाएगी। आज इन आउट बहुत हो रहा है बेटा, नेटवर्क खराब है क्या उधर? ठीक है, तो जो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा अंडरलाइन करके रखो। वो पहला चीज़ ये था कि जो हमने कल इनर्शियल फ्रेम का जो पहला डेफिनेशन लिखा था उसको अंडरलाइन करके रखो, एग्जाम में लिखने के लिए काम आएगा अगर कम नंबर के लिए पूछेगा। दूसरा जो चीज़ आपको अंडरलाइन करना है कि सभी के सभी फ्रेम्स जो सर्कुलर मोशन में होंगे वो सभी के सभी नॉन इनर्शियल हैं, उसको भी अंडरलाइन करके रखो, वो भी काम आएगा। ठीक है, और फिर एक और है जिसको तभी इतना बार लिखोगे तो आपको रटा भी जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो था इनर्शियल फ्रेम का वो तो अभी करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने ये बोला था कि जब ये क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन के रूप में अगर आएगा, सपोज 10 नंबर के लिए अगर आएगा, तो आपको ये बोलेगा कि डेफिनेशन पूछेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फिर पूछेगा दो हमारे जो टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इन दोनों का डेफिनेशन पूछेगा, उसको भी आपको लिखना है। और तीसरा जो चीज़ इसमें पूछेगा वो है एक्सेलरेशन के बारे में पूछेगा। इसमें छोटा सा क्वेश्चन चिपकाएगा जो थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का होगा। वो ऐसा होगा, ये बोलेगा कि शो दैट acceleration of a body is same for all inertial frames। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लो, show that the acceleration of a body is same for all inertial frames of references। ये हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको सप्लीमेंट्री के रूप में चिपका के दे देगा आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डेफिनेशन में, और उसे एक बड़ा क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हमको ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। तो अगर इस जो हमारा जो टास्क है अगर आप इसको अगर ध्यान से देखो तो हमको तो करना क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, मतलब मेरे पास एक बॉडी होना चाहिए, उस बॉडी को मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा, और वो एक्सीलरेशन सभी इनर्शियल फ्रेम में एक जैसे आएगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो बात जहाँ पे आती है सभी इनर्शियल फ्रेम का, मतलब मेरे पास कम से कम तो दो इनर्शियल फ्रेम होने चाहिए, और उन दोनों इनर्शियल फ्रेम में एक बॉडी का मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा और उसको कंपेयर करके देखता हूँ दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। अगर सेम आता है तो मेरा काम खत्म, नहीं आता है तो फिर तो हमारा काम पूरा चौपट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमको अप्रोच करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास दो इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एक बॉडी होना चाहिए, उस बॉडी में एक वेलोसिटी होना चाहिए, उस वेलोसिटी में चेंजेस होना चाहिए, और इस कारण से वो एक्सीलरेशन निकलेगा, और उस एक्सीलरेशन को दोनों फ्रेम्स में चेक करके देखूंगा कि सही आता है कि नहीं आता है। बस काम इतना ही आसान है। तो जो क्वेश्चन जितना छोटा दिखता है ना वो उतना ही खतरनाक टाइप का होता है, इसमें और कुछ दिया नहीं है, बस सिंपली ऐसे क्वेश्चन आ गया। सपोज 5 नंबर के लिए यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि किसी बॉडी का एक्सीलरेशन दो फ्रेम्स में निकाल के देखो दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। कैसे शुरू करोगे?
तो शुरू से ही हमको एकदम एलिमेंट्री लेवल पे सबसे पहले मुझे फ्रेम बनाने पड़ेंगे, 2 फ्रेम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेम कैसे बनाएंगे? ये पार्ट विजिबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फ्रेम बनाना शुरू करता हूं। सपोज ये एक फ्रेम है जिसका नाम है एस। ठीक है, एक और फ्रेम ले लेता हूं ऐसा, इसका नाम है एस डैश। तो हो गया मेरे पास 2 फ्रेम। अब मैं एक बॉडी ले लूंगा कोई सा भी, सपोज यहाँ पे कोई कहीं पे कोई पॉइंट, ये एक पॉइंट ले लेता हूँ, दिस पॉइंट पी। और ये जो बॉडी है इसका मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन ये कितना देखता है, इसका एक्सेलरेशन ये कितना देखता है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन निकालो, देखो दोनों में सेम आता है क्या। ठीक है, ये सब काम तो करूंगा, लेकिन उसमें भी मुझे सावधानी क्या बरतनी है, मेरा फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश दोनों क्या होने चाहिए, इनर्शियल होने चाहिए। ठीक है, नॉन इनर्शियल के बारे में हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको इनर्शियल के लिए ही आएगा। ओके, तो ये जो चीज मैं बना रहा हूं उसी को यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, इसी को मैं अपने एजम्पशन पार्ट में लिखते जाऊंगा। तो मैं क्या लिखूं कि सपोज एस और एस डैश क्या है, आपके 2 इनर्शियल फ्रेम है, ऐसे लिखूं। अभी लिखना मत, समझ लो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सपोज आई हैव 2 फ्रेम्स एस एंड एस डैश व्हिच आर इनर्शियल। ठीक है, और यहाँ पे कोई बॉडी पी है, और इस बॉडी पी का मैं अब जो भी निकालना है मैं वो निकालूंगा, कि उसका एक्सेलरेशन निकालना है कि वेलोसिटी निकालना है कि जो जो निकालना है। okay? ऐसा अगर मैं करूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे जो इसका जो इसके इस क्वेश्चन के पीछे जो टारगेट छिपा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है, वो हम मिस कर जाएंगे और आगे जाकर के हमको और डिफिकल्टी होने वाली है। तो चीजों को हमको आसान करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये अज्यूम करने के बजाय कि मेरे पास 2 फ्रेम है एस और एस डैश लाइक दिस, और दोनों के दोनों इनर्शियल हैं, मैं ऐसा एकदम रफली एकदम डायरेक्ट ना लिख करके थोड़ा इसको घुमा के लिखता हूं। ठीक है, मैं क्या लिखता हूं कि सपोज मेरे पास एक फ्रेम है एस, ये एस इनर्शियल है। ठीक है, फ्रेम एस को ले लूंगा मैं इनर्शियल, एस डैश को मैं बोलता हूं मेरे पास एक फ्रेम है, एस डैश कोई एक फ्रेम है, इनर्शियल है कि नहीं है नहीं पता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं लिखता। देखिए एस डैश एक फ्रेम है, लेकिन एक क्लॉज जोड़ देता हूं, ये जो एस डैश है वो एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा लिखता हूं तो क्या फायदा होगा, सोचो। मेरे पास एक फ्रेम है एस जो इनर्शियल है, एस डैश कोई एक ऐसी कोई एक फ्रेम है जो एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इस चीज को अगर ध्यान दोगे तो कल हमारा इनर्शियल फ्रेम का ये सेकंड नंबर का डेफिनेशन को कंप्लाई कर जाता है, सेकंड नंबर के डेफिनेशन के लागू होने के लायक बन जाता है। ठीक है, कल का डेफिनेशन निकाल के देखो, जो सेकंड नंबर का था इनर्शियल फ्रेम का, हमने लिखा था कि इफ वी हैव 2 और मोर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस and they are having constant relative velocity with respect to each other, and if any of them is inertial then all the frames are inertial। ये लिखा था कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा फ्रेम्स हैं और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और इनमें से अगर कोई एक भी इनर्शियल है तो सभी के सभी क्या बन जाएंगे, इनर्शियल बन जाएंगे। ये हमने कल सेकंड डेफिनेशन लिखा था इनर्शियल फ्रेम का, मैं उस डेफिनेशन को यूज करूंगा क्योंकि मुझे आगे और बहुत सारा कुछ चीज प्रूव करना है, और इसीलिए इसको मैं लिखूंगा कैसे। अब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, लिखना मुझे यही है, तो ऐसे लिखना, पहले ये 2 फिगर बना लेना। ठीक है, एक फ्रेम एस ऐसे ले लेना, एक आड़ा टेढ़ा करके एक एस डैश बना लेना। जो भी फ्रेम खींचोगे याद रखना ये 90 डिग्री है, 90 90 90 है, ये भी 90 90 90, बस ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। ओके, ये एक एस है, ये एस डैश है, यहाँ पे
पॉइंट लगा देना, दिस इज माई पार्टिकल P। इसी P का एक्सेलरेशन मुझे एस डैश के रिस्पेक्ट में चाहिए, एस के रिस्पेक्ट में चाहिए, और देखो दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। ये हमारा टास्क है। ओके, लिखना कैसे शुरू करेंगे, तो चलो लिखो। Let we have an inertial frame S ठीक है। सो मैं लिखना शुरू करता हूं। Let we have an inertial frame S with origin O। मेरे पास एक फ्रेम S है जिसका ओरिजिन क्या है, O है। ठीक है। another frame जिसका नाम है S डैश। another frame S डैश, ब्रैकेट में लिखता हूं ओरिजिन O डैश is moving with constant velocity v with respect to frame S। ऐसा लिखता हूं। एक और फ्रेम है S डैश, इसका ओरिजिन का नाम है O डैश, is moving with constant velocity v with respect to frame S। मतलब आपका फ्रेम S रेस्ट में है, S डैश फ्रेम भाग रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। सपोज इस तरफ v वेलोसिटी से भाग रहा है। बस ध्यान क्या रखना है, ये v वेलोसिटी क्या है, आपका कांस्टेंट है। हो गया। अब मैं इतना जो लिखा हूं उसका सार संक्षेप अगर एक लाइन में अगर बोलना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं। फ्रेम S इनर्शियल है, मैं शुरू से अज्यूम करके चल रहा हूं। फ्रेम S डैश के साथ इतनी कहानी जुड़ी हुई है, और इस कहानी का निचोड़ क्या है कि फ्रेम S डैश भी इनर्शियल है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लिखने के बजाय कि फ्रेम S और S डैश दोनों इनर्शियल हैं, मैं उसको इस टाइप से अरेंज करता हूं कि फ्रेम S इनर्शियल है, शुरू से मान के चलता हूं, और फ्रेम S डैश S के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और इसलिए क्या प्रूव हो गया, वो इनर्शियल प्रूव हो गया। हो गया। और इसलिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूं ना कि रिलेटिविटी जब आप पढ़ रहे हो तो एक एक वर्ड का मीनिंग है। किसी भी एक चीज को आप जबरदस्ती जोड़ नहीं सकते, किसी भी एक चीज को आप जबरदस्ती हटा नहीं सकते। यहां पे जो एक चीज यूज किया हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट लिखना है मतलब कांस्टेंट लिखना है। अगर एक कांस्टेंट वर्ड हट जाएगा तो तुरंत देखो आपका फ्रेम S डैश अब इनर्शियल नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहां कांस्टेंट वेलोसिटी v को नहीं भूलना है। डेफिनेशन नंबर 2 जो हमारा था उसके हिसाब से। यहां तक ओके। और थोड़ा लिख लेता हूं मैं इनिशियली। सर डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते कि दोनों इनर्शियल है फ्रेम? बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लिखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फ्रेम S डैश क्यों इनर्शियल था। ठीक है, दोनों इनर्शियल थे, तो हमको ये समझ नहीं आएगा
कि क्या हमारा फ्रेम एज डेस चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, हो सकता है वो रेस्ट पे हो। जैसे कल एग्जांपल दिया था, आपके घर का कॉर्नर और वो टेबल का टॉप दोनों रेस्ट पे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एंड देयरफॉर बोथ आर इनर्शियल। या फिर एक वाला केस हो सकता है जो कल ट्रेन वाला दिया था कि ट्रेन अगर रुका हुआ है तो भी से इनर्शियल है, और कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है तो भी से इनर्शियल है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर दोनों को मैं अगर रेस्ट रेस्ट पे ले लेता, जैसे घर का कॉर्नर और टेबल का टॉप, तो P के पॉइंट ऑफ व्यू से S और S डेस में कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर प्रूफ क्या करना है, वो तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, P का एक्सेलरेशन जितना S में आएगा उतना S डेस में भी आएगा। तो एक क्या बन गया, एक स्पेशल केस बन गया। हमको अपना हर आंसर जनरल केस में चाहिए, मतलब हर परिस्थिति में ये सही होना चाहिए। यस ओके, सर। इस कारण से हमने एस डेस को जानबूझ के चला दिया है। अब कोई बोलेगा नहीं मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एस डेस को मेरे को नहीं चलाना है, ठीक है मत चलाओ, v इक्वल टू 0 रख देना, आखिरी में जब फार्मूला आएगा तो v इक्वल टू 0 कर देना। तो ये आपका जनरल स्पेशल केस भी हो गया, और जनरल केस का तो आंसर आ जाएगा। अगर शुरू से इक्वल टू 0 कर देते ना, तो जस्ट एक स्पेशल केस के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने बोला था कि मुझे इसको चलाना ही क्यों है, मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं लिखना है। किसी ने लिखा था एक बार डायरेक्ट, ठीक है, और उसी को हम आज भुगत रहे हैं। यस सर। किसने लिखा था? अब हर चीज के लिए न्यूटन। दोष मत दे। हाँ यस, गैलीलियो ने लिखा था। गैलीलियो ने डायरेक्ट लिख दिया था, और उसी कारण से 300 साल लग गए हमको नया प्रॉब्लम पता करने में, और वो प्रॉब्लम को फिर सॉल्यूशन फिर आइंस्टीन लेके आया। ठीक है, जो गैलीलियो ने सॉल्व किया था वो एक स्पेशल केस था, वही v इक्वल टू 0। देखते हैं। सो इसको आगे बढ़ाता हूँ कहानी को, थोड़ा सा अपना और टच इसमें और डाल देता हूँ। इनिशियली मतलब शुरुआत में द फ्रेम S and S dash coincides, या तो फ्रेम लिख लो चाहे ओरिजिन लिख सर लो। आज बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। तो बेटा टीम में यूज करने का यही एक फायदा है, आप स्क्रीन को जूम करके देखो, बड़ा करो, सर एकदम ब्लर है, बड़ा करने से भी नहीं दिख रहा। पहले मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रखो और उससे उसको सर जूम करने। डिक्टेट कर दीजिए। तो अभी बोल ही तो रहा था, आप बोलते बोलते लिखते नहीं हो क्या? यस सर। चलो ठीक, कहां से छूटा हुआ है आपका, कहां से छूटा हुआ है? वो अभी जो लिखा है 2 लाइन। इनिशियली से कांस्टेंट फ्रेम वेलोसिटी। एस के बाद। आप ये लिख चुके हो, another frame S dash is moving with constant velocity v with respect to frame S, आप लिख चुके हो। यस सर। ओके, आगे लिखो। इनिशियली the origin O and O dash coincides, ठीक है, मतलब शुरुआत में दोनों ओरिजिन एक दूसरे के ऊपर थे, मतलब ये मेरा O dash कहां था, O के ऊपर में ही था, वहीं से स्टोरी शुरू हुई है। अब देखो, एस कोई भी चीज को नापेगा वो अपने हिसाब से नापेगा, एस डेस किसी चीज को अपने हिसाब से नापेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अपना कोऑर्डिनेट अगर ब्लैक बोर्ड से नापूं, अब बोलता हूँ यहाँ से मैं 1 मीटर डिस्टेंस में हूँ, तो सामने वाला दीवार से मैं कितना दूर पे हूँ, अगर पता चले कि पूरा दीवार के बीच की दूरी अगर 10 मीटर है तो वहां से मैं 9 मीटर पे हूँ मैं वही, मेरा पोजीशन वही है, लेकिन एक फ्रेम के हिसाब से मेरा कोऑर्डिनेट कुछ और आएगा और दूसरे फ्रेम के हिसाब से मेरा कोऑर्डिनेट कुछ और आएगा। ओके, तो इसलिए हमने बोला था कि पोजीशन जो होता है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है, उसी चीज को यहाँ पे मुझे इंकॉर्पोरेट करना है। तो शुरुआत को कैसे आप बोलते हो कि दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट, तो हम जनरली हम क्या करते हैं, हम टाइम को उस समय 0 ले लेते हैं, ठीक है।
तो शुरुआत पॉइंट का मतलब क्या है, जब t क्या था आपका 0 था, टाइम आपका था 0, उसी समय मैं घड़ी चालू करता हूँ। कब? जब ये फ्रेम मतलब o डैश o के ऊपर था, उस समय मैं घड़ी चालू करता हूँ। अब देखता हूँ कि s डैश भाग रहा है v वेलोसिटी से आगे की ओर, ठीक है। तो टाइम को मैं बोलता हूँ 0, और उसी समय s डैश वाले भी बोलते हैं ओके मेरा भी घड़ी में हुआ था टाइम 0, इसलिए t मतलब फ्रेम s के हिसाब से टाइम, t डैश मतलब फ्रेम s डैश के हिसाब से टाइम, दोनों टाइम क्या थे उस समय 0, दोनों एक साथ घड़ी को चालू किए और उसके बाद देखते हैं कि s डैश भागा जा रहा है, ठीक है। और s डैश को भागते भागते थोड़ा देर हो चुका है, आफ्टर टाइम t, ऐसे लिखना आफ्टर टाइम t, t टाइम निकल चुका, तो t टाइम के बाद मेरा o डैश o से कुछ दूर शिफ्ट हो गया है, कुछ दूर भाग चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक पार्टिकल p को पकड़ता हूं, इस पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट मैं निकालता हूं फ्रेम s के रिस्पेक्ट में क्या है, और इसी p का कोऑर्डिनेट निकालता हूं s डैश के रिस्पेक्ट में क्या है। अच्छा, ये नोट्स बनाओगे वो तो बनाओगे ही बनाओगे। अब थोड़ा सा एक और चीज अपने दिमाग में डालना शुरू करो। जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले आपने 1 डायमेंशन पढ़ा, उसके बाद 2 डायमेंशन पढ़ा, और उसके बाद 3 डायमेंशन पढ़ा। प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा है, 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन? थ्री 3 डायमेंशन। और पढ़ने के लिए सबसे आसान कौन है? 1 1 डायमेंशन, ठीक है। तो हमको काम किस में करना है, 1 डायमेंशन में कि 3 डायमेंशन में? 3 में से। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ का रियल प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट करना है मुझे, तो मुझे 3 डायमेंशन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के बाद से थोड़ा सा अपने दिमाग में एक और जगह बना लो, प्रैक्टिकल लाइफ का प्रॉब्लम को हम 3 डायमेंशन से उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जितना कि 4 डायमेंशन में। तो अब आपको क्या करना है, एक चौथा डायमेंशन भी उसमें घुसा के रखना है। तब बोलोगे चौथा डायमेंशन कहां से होगा और उसकी जरूरत क्यों है? आप लोग क्लास अटेंड करते हो, कभी क्लासरूम में बैठे रहोगे, है ना, आपको पढ़ाने के लिए कोई टीचर आता है, फर्स्ट पीरियड में एक टीचर आया और वो पोडियम पे कहीं पे खड़ा होकर के आपको पढ़ाना शुरू करता है, ठीक है। उस समय उनका कोऑर्डिनेट निकाले, सपोज किसी वॉल के अगेंस्ट किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आ गया XYZ कुछ वैल्यू आ गया। दूसरा क्लास में फिर एक टीचर आया, वहीं पे वो आके खड़ा हुआ, फिर आप उसका कोऑर्डिनेट निकालते हो, वही कोऑर्डिनेट आएगा। मतलब दोनों टीचर के कोऑर्डिनेट सेम है। जब सेम कोऑर्डिनेट है, क्या दोनों टीचर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं? यस और नो? नो। तो क्या आपका रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलती है। तो क्या गलती है इसमें? दो टीचर, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम, फिर भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है वो लोग। तो व्हाट इज द डिफरेंस? सर टाइम का डिफरेंस टाइम है। इज द डिफरेंस। यू गॉट द पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। सो द टाइम इज डिफरेंस। और इसलिए सिर्फ XYZ बस कर लेने से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको उसमें टाइम को भी घुसाना पड़ेगा। आपके पहले टीचर का XYZ जो था, वो दूसरा टीचर का भी XYZ भी सेम था, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग था। इसलिए रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर आपको समझना है तो आपको 4th डायमेंशन भी घुसा कर रखना पड़ेगा, दैट इज टाइम, ठीक है। और इसीलिए आप किसी प्रॉब्लम को जब हम लिखेंगे तो अब 4 डायमेंशन में लिखेंगे, XYZ, उसके अलावा टाइम भी कोऑर्डिनेट के रूप में हमको रखना पड़ेगा ताकि हमको चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। सो आफ्टर टाइम T,
हमको क्या देखने को मिलता है कि एक बॉडी है P, एक पार्टिकल है P, इस पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट S फ्रेम वाला कुछ नोट करता है। वो देखता है कि इस पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट है x, y, z, t, ठीक है। और उसी टाइम S डैश बोलता है ओके ये तो मेरे ओरिजिन के बहुत नजदीक है, और ये बोलता है इसका कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा। चलो इसको दूसरे तरीके शॉर्टकट तरीके से निकलवाता हूं। आफ्टर टाइम t ये p का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू o क्या आएगा? हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है, ये OP आएगा। दिस OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। हो गया। उसी टाइप से इसी P का पोजीशन वेक्टर निकालो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O डैश। और इसके लिए आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। ये पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। उसी चीज को फिर लिखते हैं, तो यहां लिख रहा हूं मैं आफ्टर टाइम t द पोजीशन वेक्टर of particle P, the position vector of particle P in frame S and S dash is R and R dash respectively, ठीक है। और R के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा, R डैश के ऊपर भी वेक्टर लगाऊंगा। देख लिया यहां तक, फिर से पढ़ देता हूं। आफ्टर टाइम t द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P in frame S and S dash is R and R dash respectively, मतलब इस पार्टिकल P का फ्रेम S के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R, सो दिस इज योर R, एंड S डैश के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R डैश, सो दिस इज दी R डैश। मतलब यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो आप क्लियरली, वेक्टर OP इज वेक्टर R एंड वेक्टर O डैश P, ये देखो O डैश P, ये है आपका R डैश। यहां तक लिख लोगे तो मुझे बताना, आगे बढ़ेंगे। सर लास्ट लाइन बोल दीजिए। मैं पूरा ही बोल देता हूं। आफ्टर टाइम t द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P इन फ्रेम S एंड S डैश इज R एंड R डैश, दोनों के ऊपर एरो लगाना, रिस्पेक्टिवली, मतलब OP वेक्टर इज इक्वल टू R एंड O डैश P इज इक्वल टू R डैश, सबके ऊपर वेक्टर लगाना। फिगर में देखो, ये है आपका OP, दिस इज योर R, दिस इज O डैश P, दिस इज योर R डैश। इतना ही अभी हमने लिखा है। हो गया यहां तक, सबको आ गए? आगे बढ़े।
ठीक है। अब देखो आपको इस फिगर में एक ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी, दिख गया। तो मैं क्या करता हूं, ओ ओ डैश को भी मिला देता हूं, ऐसा ओ ओ डैश पी, एक ट्रायंगल दिख रहा है। और इस ट्रायंगल में देखो आप, अगर डायरेक्शन वाइज अगर आप देखो, मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ओपी, है ना। मैं एक रफ वर्क कर रहा हूं, अभी कुछ कैलकुलेशन मत करना, समझ लो पहले। मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ओपी, मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ओ डैश पी, दो वेक्टर्स हैं मेरे पास। और इसको बड़ा करके दिखाता हूं, ये है मेरा ओपी जिसका नाम है आर, और एक यहां कहीं पे है मेरा ओ डैश पी जिसका नाम है आर डैश। ठीक है, इसी फिगर को मैं यहां पे बड़ा करके दिखाता हूं, और मैंने ज्वाइन कर दिया है ओ ओ डैश को ऐसे। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में मैं वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ फिट करना चाहूं तो व्हाट इज मिसिंग? ओपी इसका एरो इधर जाता हुआ दिख रहा है, ओडेस इसका एरो इधर जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसको प्रॉपर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मुझे यहां लगाना है तो इस ओ ओ डैश का डायरेक्शन मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना, ओ से ओ डैश की ओर, तभी तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिट होगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सॉरी। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट याद है आप लोगों को, किसी को भी? है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है सर, हुँ? नहीं है, याद नहीं है। नहीं यार, कोई बात नहीं, भूल जाता है, याद रखने इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, है ना, दो वेक्टर जिनको मुझे जोड़ना है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंटिन्यूअस साइड ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे मुझे दो वेक्टर को जोड़ना है ए और बी, अगर मैं कहीं और बना के दिखाऊं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, बोलते हैं इन दोनों को जोड़ के बताओ, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं एक ट्रायंगल के साइड्स पे बनाता हूं। इस वेक्टर को ऐसे लिखूंगा और इस वेक्टर को यहां उठा करके ऐसे लिखूंगा, है ना। तो इफ टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंटिन्यूअस साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल बनने जा रहा है और ये उसका कंटिन्यूअस साइड है। कंटिन्यूअस साइड का मतलब क्या हुआ, यहां से मैं इधर गया तो यहां से मैं इधर जा रहा हूं, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं, एक ऑर्डर में जा रहा हूं। तो इन दोनों का जो जोड़ आएगा, जो आंसर आएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो इस थर्ड साइड से मिलेगा, लेकिन इस थर्ड साइड का डायरेक्शन किधर होगा, इट विल बी इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब मैं जा रहा था ऐसे तो मुझे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाऊंगा उल्टा, मतलब आएगा ऐसे। सो आंसर विल बी दिस। तो ये सिंपली आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इफ उस चाहो तो उसको पीछे बुक अपना कॉपी के पीछे साइड में लिख लो, काम आएगा। इफ टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन एन ऑर्डर, है ना, एक ऑर्डर में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन द रिजल्टेंट मतलब आंसर is represented by the third side in opposite order. So my answer will be in opposite order. So this will be my answer.
ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, और ये हम शायद 11th से पढ़ते आ रहे हैं। सर वो डायरेक्शन के लिए क्या बोले, पॉज हो गया था ऑडियो। ओके, तो ये जो चीज़ है ना उसको इस मेन आंसर के अंदर मत लिखना, इसको कॉपी में पीछे की तरफ लिखना, ठीक है। कहाँ तक लिखे हो? तो फिर से बोलता हूँ, देखो जहां से आप मिस किए होगे वहां से आप पकड़ लेना। इफ टू वेक्टर्स which are to be added are represented by the two continuous sides of a triangle in an order, then the resultant is represented by the third side in opposite order. क्लियर हो गया? फिगर जो बना रहा हूं उसमें देखते जाना तो समझ में आ गया। एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, इन दोनों को जोड़ता हूं तो इनका आंसर कहां से आएगा? तो बोलते हैं थर्ड साइड से आएगा, इससे आएगा। लेकिन उसका डायरेक्शन किधर लगेगा? तो डायरेक्शन के लिए देखो, मैं दो साइड में गया और जाने का ऑर्डर क्या था मेरा? ऐसे जा करके ऐसे जा रहा था, और इसी ट्रेंड को अगर मैं फॉलो करता तो मैं जाता ऐसे, और इसलिए अगर मैं एरो इधर लगा दूंगा तो सेम ट्रेंड हो गया। जबकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि आपका आंसर जो आएगा वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा। अपोजिट ऑर्डर मतलब जो ऐसे जा रहा था उसके बदले उसको ऐसे आना चाहिए, दैट मीन्स ये आएगा ऐसे। क्लास 11 में अपन किए पहले। हो गया? आगे बढ़े, अब अपने मेन टॉपिक पे हैं। और इसलिए अगर मेरे पास जो ट्रायंगल है ओ ओडेस पी, जिसको मैं यहाँ जूम करके बनाया हूँ, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, आप अपने इसी फिगर से काम चला सकते हो, मैं सिर्फ आपको दिखे इसलिए यहाँ पे बनाया हूँ। मेरे पास है ओ ओडेस पी, और उसमें एरो का डायरेक्शन देखो, ओपी का डायरेक्शन ऐसे इस तरफ, ओडेस पी का डायरेक्शन इस तरफ, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन चाहिए अगर, तो डेफिनेटली ओ ओडेस का डायरेक्शन इस तरफ मुझे लेना पड़ेगा, तभी तो आएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? और इसलिए मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ ओडेस पी, क्या लिखता हूं कि वेक्टर ओपी इज इक्वल टू ओ ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर। थ्रू? आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। एक चीज देख लो, अगर आपके आसपास अगर नॉइस नहीं है तो सभी लोग माइक्रोफोन ऑन ही रख लो, जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन होगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर नॉइस नहीं है तो, नॉइस होगा तो क्लास यस सर। ओके। इवन यू कैन स्विच ऑन वीडियो ऑल्सो, मुझे लगेगा तो बच्चे बैठे सामने में। आगे चले। सो ओपी इज इक्वल टू ओ ओडेस प्लस ओडेस पी, और आपको पता है वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना? तो इसको आगे लिखूं कि इसको पीछे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देयरफॉर आई कैन राइट ओपी इज इक्वल टू ओ डैश पी प्लस ओ ओ डैश। क्लियर? अभी ये जूम वाला फोटो हटा रहा हूं मैं।
ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाहता हूं। ओपी क्या है मेरा, यहां पे लिखा हूं, देखो ओपी इज इक्वल टू आर, हमने लिखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो आर इज इक्वल टू ओ डैश पी क्या है मेरा, आर डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश, हो गया, प्लस ओ डैश। अब सबका वैल्यू लिख रहे हो तो बेचारे ओ डैश को क्यों छोड़ रहे हो, उसको भी कुछ वैल्यू बना के डाल दो ना। देखो जरा ध्यान से, मिलेगा क्या कुछ, ओ डैश ये चाहिए मुझे, यहां से यहां तक चाहिए। और इसके लिए देखो जो आपने एजम्पशन पार्ट लिखा है, उस एजम्पशन पार्ट में जब यहाँ पे मैं फ्रेम बना रहा था, उसका एजम्पशन पार्ट में लास्ट लाइन एक जोड़ा था कि शुरुआत में ओ और ओ डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर है। घड़ी चालू किया उस समय दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। अब घड़ी आगे बढ़ना शुरू हुआ, घड़ी आगे बढ़ना शुरू हुआ तो ओ डैश भागने लग गया, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो जब v वेलोसिटी से भाग रहा है तो जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, देखना यहां पे मैंने लिखा था आफ्टर टाइम t, मतलब t टाइम पास हो चुका है, तो t टाइम में o डैश कितना दूर भाग चुका होगा। अगर आपका वेलोसिटी 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे में आप कितना दूर भाग जाओगे। किलोमीटर। जोर से आप लोगों को 180 माइक्रोफोन, 180, आप लोगों को माइक्रोफोन, आप लोग मैं बोला ना चालू करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका स्पीड 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटे में आप कितना दूर चले जाओगे, 60 इंटू 3 दैट इज 180। 180। तो हमको तो यहाँ पता है हमारा वेलोसिटी v है, तो t टाइम में हम कितना दूर चले जाएंगे, v into t। v इंटू टी, परफेक्ट, v इंटू टी। अब इसके ऊपर भी टोपी लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, इसके ऊपर भी एरो लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी एरो होना चाहिए। हमने जब वेक्टर पढ़ा था पहला दिन तो हमको पता था टाइम इज स्केलर बट वेलोसिटी v इज वेक्टर, तो v के ऊपर एरो लगा दो, खत्म। तो r इज इक्वल टू आर डैश प्लस वी टी, और इसलिए r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी। हो गया। तो यहां एक फार्मूला निकल गया, मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली बता क्या रहा है, ये बोलता है r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी, ये तो बता रहा है। इस इक्वेशन की खासियत एक ध्यान रखना, अब आप रिलेटिविटी पढ़ रहे हो, थोड़ा दिमाग खोल के रखना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो आइटम है उसके ऊपर डैश लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में एक भी आइटम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर डैश लगा हो, ठीक है। तो ये आर डैश क्या चीज है, आर डैश क्या चीज है, आर डैश पार्टिकल पी का एस डैश के रिस्पेक्ट में पोजीशन है। और देखो आपका एस डैश खुद ही भाग रहा है, इसलिए समय के साथ देखो आर डैश का वैल्यू बदलेगा, लेकिन पार्टिकल पी यहां पे है और ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर है, और वो कभी नहीं बदलेगा बिकॉज वो एस भी रुका हुआ, पी भी रुका हुआ है, ठीक है। और इसलिए कि नए फ्रेम एस डैश में पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा समय के साथ, ये इस चीज को बताता है।
टी इक्वल सर टू मेरा नेटवर्क चला गया था, आप लास्ट 2 लाइन फिर से समझा देंगे क्या? नेटवर्क चला गया था, उस समय कुछ नहीं किया था, बस इक्वेशन नंबर डाला था, मैं देख लिया था आप सर आउट हुए थे और सर ओके एक्चुअली यहाँ बारिश हो रहा है इस वजह से। ओके बेटा ओके। देखो, आप लोगों को कोई भी एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज मुझे नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, उसीलिए तो हम और आप यहाँ पे बैठे हैं ना। आप किसी भी चीज को मुझे 17 बार भी रिपीट करने बोलोगे, मैं इरिटेट नहीं होता, मैं तो खुशी होती है कि चलो हाँ ये बच्चा कम से कम थोड़ा ध्यान तो दिया था। ओके, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। जितने बार लगे, जैसा भी लगे, आप उसको पूछिए जरूर। यहां तक क्लियर था आपको? खुशबू, सर वहीं से। R इज इक्वल टू आर डैश प्लस वी टी लिखे थे ना, उसको नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है, डैश वाले को एक तरफ लिख लिया हूं और बिना डैश वाले को एक तरफ कर दिया हूं। आर डैश इज सर ये इक्वल वीटी कैसे लिखे? वी टी वीटी। ओ ओ डैश। ओ ओ डैश क्या है? ओ से ओ डैश के बीच की दूरी। ठीक है, शुरुआत में आप देखो, आप एजम्पशन में लिखे हो इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 ओरिजिन o एंड o डैश कोइंसाइड्स। मतलब जब आपने घड़ी चालू किया था उस समय o और o डैश एक दूसरे के ऊपर थे। अब o तो अपने जगह पे खड़े रह गया, o डैश भाग रहा है। किस वेलोसिटी से भाग रहा है? v वेलोसिटी से भाग रहा है। यहां हमने लिखा है v वेलोसिटी से भाग रहा है। जब v वेलोसिटी से भाग रहा है तो t टाइम के बाद कितना दूर पहुंच जाएगा? आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पता है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर आपकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है तो 3 घंटे में आप कितना दूर जाओगे? तो 60 इंटू 3 दैट इज 180 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। वेलोसिटी इंटू सर टाइम। क्लियर हो गया। ओके, सो ओ ओ डैश इज इक्वल टू वी इंटू टी। और इसलिए आर डैश को इधर रोका और उसको उधर फेंक दिया, तो आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। यहां तक के निकाल लिए, यहां तो मैथ्स हो गया। याद रखना, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो, मुझे नहीं पता अभी तक आप लोग फिजिक्स कैसे पढ़े हो, बट फिजिक्स में दो प्रॉब्लम होते हैं हमेशा। एक होता है, एक प्रॉब्लम होता है उसका मैथ्स, और दूसरा होता है वो होता है फिजिक्स। तो पहले मैथ्स अपना काम करके बैठ जाता है, उसके बाद फिजिक्स बोलता है अब इसको मैं चेक करता हूँ कि सही है गलत है क्या है किधर है, अब वो उसको एनालिसिस करना शुरू करेगा। मैंने पहले दिन एग्जांपल दिया था ना, एक कमरे में 5 लोग हैं, 6 लोग को बाहर निकालो, मैथ्स वाला तुरंत हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा कोई -1 बचेगा। लेकिन फिजिक्स वाला बोलता है नहीं -1 स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, सो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत है, रोको इसको। ओके, सो फिजिक्स वहां पे शुरू होती है। ये हमने मैथ्स कर लिया, अब इसका फिजिक्स समझो। बता क्या रहे हैं? ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। चेक करके देखो, शुरुआत में क्या था? t इक्वल टू 0 था। अगर t इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये vt क्या बन जाएगा? 0। जैसे ही 0 बनेगा r डैश इज इक्वल टू r। अब देखो हो गई, ये फ्रेम एस डैश एस के ऊपर था, पार्टिकल पी यहां था, तो पी को मैं ओ से जोड़ूं चाहे पी को मैं ओ डैश से जोड़ूं, दोनों सेम आता। अब एस डैश भाग रहा है पी के तरफ, और इसलिए आर डैश का वैल्यू बदलेगा। जब आर डैश का वैल्यू बदलेगा तो किस फार्मूला से बदलेगा? इस फार्मूला से बदलेगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड पूरा आइटम एस डैश फ्रेम का है, राइट हैंड का साइड का पूरा आइटम फ्रेम एस के हिसाब से लिखा। हो गया? यहां तक ला करके मैं खड़ा हो गया। अब थोड़ा सा फिर से थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाला कार्यक्रम। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, चलो 2 डायमेंशन बनाता हूं। यहां पे एक पार्टिकल पी है, इस पार्टिकल पी का मुझे पोजीशन वेक्टर पता है आर, और समय के साथ अगर ये पार्टिकल भागने लग जाए, पार्टिकल भाग रहा है, फ्रेम को भूल जाओ, पार्टिकल भाग रहा है, अब थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा यहाँ पे, अब इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा कुछ और। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है?
v का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने बचपने में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हो गया। अब चलो मैं उसको फार्मूला में, ये तो वर्ड में लिखा है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम, चलो उसको मैं फार्मूला में लिखना चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालते हो? देखो याद करो, कुछ ऐसा लिखा होगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा कभी लिखा था क्या? यस सर। यस, वन डायमेंशन यस की, सर। वन डायमेंशन मोशन जब पढ़ा था उस समय आपने लिखा था v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर टू डायमेंशन के केस में देखूंगा तो x2 माइनस x1 करके नहीं निकलेगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसा करके आएगा। थ्री डायमेंशन में कुछ और बन जाएगा। अगर मैं एक्स वाई जेड ना लिख करके आर में अगर लिखूं तो, या इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो, दिस इज x2 माइनस x1 अपन t2 माइनस t1, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx बाई dt। यस सर। लिख सकते हैं ना। मैथ्स में पहले आपको सिखाया गया होगा, जब x2 माइनस x1 अपन t2 माइनस t1 लिखते हो तो इसको लिख देते हैं डेल्टा x अपन डेल्टा t। और फिर बोला गया होगा कि अगर डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt, लिखते हैं ना। मतलब वन डायमेंशन केस में वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt ऐसा लिख सकते हैं। याद है ये सब, या याद आ गया? अरे हाँ या ना तो बोलो। यस सर। यस कौन सर। गायब? एक और कोई गायब हो गई है, पता नहीं। ओके, तो जब यहाँ पोजीशन लिखा है तो इस पोजीशन से क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? अगर ये पार्टिकल p हिलेगा, अपनी जगह से भागने की कोशिश करेगा, तो क्या मैं इसका वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? तो हम बोलते हैं यस। वन डायमेंशन मोशन में हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी निकालने के लिए जो कोऑर्डिनेट था उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी निकल जाता है। तो यहाँ पर भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है। एक काम करो ना, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो तो क्या मिलता है। यहां मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। इक्वेशन 1 का टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, देखो पहले लिख लेता हूं, d बाई डी टी of r dash is equal to d by dt of r minus vt। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके नीचे लिखने से दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिख दूं, ऊपर से मिटा दूं। चलो इसको ओपन करो, डी आर डैश बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको ओपन करो, डी आर बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी टी। अलग अलग कर लिया। ओके ना। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना ही मैथ्स आता है, आगे का आप लोग बताओगे। डी आर डैश बाई डी टी क्या होना चाहिए, ये डैश को A प्रॉपर dash, हाँ A dash acceleration. गुड, बहुत हद तक नजदीक हो।
लेकिन अपने आंसर में गलत हो, बहुत हद तक नजदीक हो। ए डैश का वेक्टर, हाँ, ए डैश का वेक्टर, वी डैश का वेक्टर। बोला ना बहुत नजदीक हो लेकिन नहीं गलत हो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बी डैश का। डी बोले कि वी वी, डैश वेक्टर, वी डैश वी, है ना, वी डैश वेक्टर, यही ना। यस सर। यस। चलो देखते हैं, चलो अभी नोट नहीं करना क्योंकि गलत हो रहा है, बताऊंगा क्या गलत हो रहा है। इज इक्वल टू, ये क्या है, डी आर बाई डी टी। अगर इसी के तरीके से लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, वी, वी, है ना, माइनस, अभी नोट नहीं करना, ठीक है, माइनस, इधर क्या करो, डी बाई डी टी ऑफ वी टी। अब देखो प्रॉब्लम कहां पे है, अब मैं आपको बता रहा हूं। डी आर बाई डी टी को आपने क्या लिख दिया है, v, और इससे पहले ही आप v को क्या मान चुके हो, व्हाट इज v। देखो अपना एजम्पशन पार्ट देखो, फ्रेम एस एस डैश जहां लिखा वहां पे देखो, वी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है लेकिन है क्या चीज, वी इज वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी तो है किसका, एस डैश फ्रेम का। पार्टिकल। एस डैश फ्रेम का। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, अगर आवाज कट जाए तो दोबारा पूछ लेना। वेलोसिटी v फ्रेम एस डैश का, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ठीक। आर क्या चीज है, आर पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट है, और इसलिए डी आर बाई डी टी पार्टिकल p का वेलोसिटी देगा, न कि फ्रेम एस डैश का वेलोसिटी देगा। क्लियर। और यहां पे dr बाई डी टी का मतलब अगर v लिख देता हूं तो ये क्या बन गया है, ये तो फ्रेम एस डैश का वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी थोड़ी है, इसलिए यहां पे v नहीं आएगा। यस। यहां पे वेलोसिटी आएगा जरूर बट v नहीं आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगा, वेलोसिटी ऑफ एस डैश नहीं आएगा। इसलिए इस dr बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी होता जरूर है लेकिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा, न कि वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, ठीक है। इसलिए इसको v लिखने के बजाय कुछ और नोटेशन दो, क्योंकि v आपने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है एस डैश के लिए, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं, सपोज कुछ और लिख देता हूं, v की जगह उसी की जगह दिखने वाला u लिख देता हूं, u, ठीक है, u ऐसा लिख देता हूं। व्हाट इज u, u इज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। अगर ये पार्टिकल भी यहां से भागता है, ऐसा चलता है कहीं पे, तो फ्रेम s वाला क्या देखता है, क्या वेलोसिटी देखेगा, वो u देखेगा। तो वैसे ही डी आर डैश बाई डी टी क्या चीज है, दिस इज u डैश। अगर ये पार्टिकल चलता है तो एस डैश वाला क्या देखेगा, दिस इज u डैश। तो u डैश इज इक्वल टू u माइनस, अब ये दो सर मल्टीप्लीकेशन वाले, रिपीट, पॉज हो गया था। ओके। आर डैश क्या है, पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट फ्रेम s डैश में, इसलिए डी आर डैश बाई डी टी क्या देगा, पार्टिकल p का वेलोसिटी देगा फ्रेम s डैश में, और उसका नाम मैं दे रहा हूं u डैश। r क्या था, पार्टिकल p का कोऑर्डिनेट था फ्रेम s में, इसलिए dr बाई डी टी क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देगा इन फ्रेम s, जिसको नाम दे रहा हूं मैं u, माइनस d बाई डी टी ऑफ वी टी। अब इसको खोलो, अब आपको पता है दो मल्टीप्लीकेशन वाले का अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा करता हूं।
देखिए इतना पंचायत यहाँ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने लिखा था, देखो v क्या है, v इज कांस्टेंट। देखो आपके एजम्पशन में है ना v इज कांस्टेंट, इसलिए बोला था उसको अंडरलाइन करके रखना, कांस्टेंट। यस नाउ सर। सिंस v इज Yes, कांस्टेंट, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, चुपचाप बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा v dt by dt। Why you took v out? Because v is constant। ठीक है, यहां पे दो नया नोटेशन घुस गया, u और u डैश। यहां ब्रैकेट में लिख लो कौन क्या है। u क्या है, u is velocity of particle in frame s। velocity of particle in frame s। u डैश क्या है, velocity of particle in frame s डैश। सेम टू सेम लिखूंगा, आखिरी में s डैश लिखूंगा। ठीक, और इसलिए आपके पास एक नया फार्मूला आ गया, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v, dt बाई dt इज तो 1। इसलिए एक और फार्मूला आ गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया जिसको आपने क्लास 11th में पढ़ा है अननोइंगली। आपको पता नहीं था ऐसे करके वो आता है, बस बचपन में पढ़ा दिया गया, ऐसा फार्मूला होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, u डैश इक्वल टू u माइनस v। करेंगे वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, अभी तो बीज बो रहे हैं। यहां तक कुछ डिफिकल्टी है? इक्वेशन 1 याद है, इक्वेशन 2 आ गया, इसको मिटा देता हूं। इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आप ही लोग बताओ। u डैश। गुड, वो है क्या चीज? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन Velocity of फ्रेम s डैश। particle in इन frame फ्रेम s dash. एस डैश। S अब dash. और इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर इस u डैश का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मिलेगा? Acceleration of particle. पूरा आंसर और है अभी। Acceleration of particle in frame s dash. इन फ्रेम एस डैश। परफेक्ट, मिलेगा ना? तो चलो करके देख लेते हैं, लिख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, अगेन फिर से du डैश बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ u माइनस v। तो ध्यान देना, u और v एक जैसे दिख सकते हैं आपको, है ना? इसलिए v का पूछ को ऐसा ऐड देते हैं, u को सिंपल रखते हैं। ओके, नाउ du डैश बाई dt, अभी आप लोग बताएं क्या चीज है? पार्टिकल p का एक्सीलरेशन फ्रेम s डैश में, इतना चीज है। तो पहली बात ये कि पार्टिकल p का ये एक्सीलरेशन है, इसको क्या नोटेशन दूं मैं? एस डैश के लिए कोई नोटेशन तो यूज किया नहीं हो, एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी कर लिया था v, इसलिए हाँ v यूज ना करके u किया था। यहाँ पे एक्सीलरेशन डालना है और एस डैश के लिए कोई एक्सीलरेशन तो डाला नहीं था, इसलिए मैं फ्री हूं a को यूज करने के लिए। मैं लिख लेता हूं इट इज a डैश। मतलब पार्टिकल p का एक्सीलरेशन फ्रेम s डैश में इज इक्वल टू इस डी बाई डी टी को अंदर घुसाओ, du बाई डी टी माइनस dv बाई डी टी।
ठीक, ए डैश इज इक्वल टू, ये क्या है, du बाई डी टी, पार्टिकल p का एक्सेलरेशन इन फ्रेम s। ठीक, तो ये है a माइनस dv बाई डी टी, सर 0। गुड, 0। क्यों? क्योंकि फ्रेम एस डैश का वेलोसिटी कांस्टेंट है, फ्रेम एस डैश एक्सेलरेट नहीं हो रहा है बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और इसलिए ये आ जाएगा 0। और इसलिए मैं लिखता हूं ए डैश इक्वल टू ए। अगर वर्ड्स में लिखूंगा तो क्या लिखाएगा, पार्टिकल p का फ्रेम s डैश में एक्सेलरेशन और पार्टिकल p का ही एक्सेलरेशन फ्रेम s में, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। और यही तो हमारा टास्क था, यही हमारा क्वेश्चन था, मतलब प्रूफ। अब बताओ किसको क्या कहां समझनी है। सर लास्ट में सेंटेंस में क्या लिखना है? वो बता रहा हूं ना, यहां तक समझ में आएगा। यस। ओके, अब लिखो 10, ऐसे लिख लो 10 एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, देखो 10 एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल in both inertial frame is same। हो गया, कहानी खत्म। ये तो प्रूफ करना था, शो दैट एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन ऑल इनर्शियल फ्रेम इज सेम। हम यहाँ दो इनर्शियल लिए थे, दोनों इनर्शियल में सेम आ गया। अभी किसी शुरुआत में किसी बच्चे ने बोला था कि इस एस डैश फ्रेम को क्यों चलाना है, हम शुरू से उसको इनर्शियल क्यों नहीं ले सकते। मैं वो तो ले लो, आप क्या कर लो, v इक्वल टू 0 कर दो, v इक्वल टू 0 कर दो, और उसके बाद देखो पूरा कहानी बना के देखो क्या बनता है। इक्वेशन 1 क्या बनेगा मेरा, हमारा इक्वेशन 1 क्या आया था, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी, आया था ना। अगर v इक्वल टू 0 ले लूंगा क्या बनेगा, r इज इक्वल टू आर डैश इक्वल टू आर, शुरू से ही। इक्वेशन 2 क्या आएगा मेरा, u डैश इक्वल टू u माइनस 0, मतलब u डैश इक्वल टू u। और लास्ट इक्वेशन क्या आएगा, a डैश इक्वल टू a। तो भी से तो आ गया a डैश इक्वल टू a, लेकिन ये क्या है, एक स्पेशल केस है। अगर मैं ब्रॉड, अगर सभी केसेस के लिए मैं सॉल्यूशन चाहता हूं तो ऐसे सॉल्व करूंगा और ये मेरा आंसर आएगा। ओके, अब जाकर के आपने एक क्वेश्चन कर लिया है रिलेटिविटी का, यूनिट नंबर 1 का एक फुल क्वेश्चन 10 नंबर का आपने सॉल्व कर लिया। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट आर ये 10 डिफरेंट नंबर का है सर? यस, 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया। आपको कितना लगता है, कितना पेज हुआ आपकी कॉपी में, देखो तो सर 2। 2 पेज, 2। हो गया। और क्या, जान थोड़े ले लेंगे किसी का 10 नंबर के लिए। 2
पेज कैसे हुआ होगा? आपने डेफिनेशन भी लिखा है, 3 डेफिनेशन लिखा है, यस सर, फिर भी 2 पेज में आ गया एकदम और माइक्रो जगह भी राइटिंग, बचा है। एकदम माइक्रो राइटिंग लिखी है, एकदम बारीक, जो चीट बनाते समय लिखते हैं सारा। नहीं नहीं सर, बड़ा बड़ा। 2 पेज में आ ही नहीं सकते हैं। सर आ गया, फोटो भेज दूंगी आपको। नहीं, अच्छी बात है, आपने ये फ्रेंड्स लोगों को भी बताना कि उसे पेज बचेगा। हो गया? तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट पैकेज आपका मिल गया। अब इससे मैं और क्या सीख सकता हूं, है ना? आगे तो और नया टॉपिक छेड़ूंगा तब आप लोग बेहोश हो जाओगे। तो इसी जो टॉपिक अभी जो खत्म हुआ है, इससे मैं और क्या सीख सकता हूं? देखो, a डैश इक्वल टू a है, ठीक है? दोनों तरफ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकता हूं। अगर इधर 10 का करता हूं तो इधर भी 10 का कर ही सकता हूं, है ना? तो 10 20 का कौन करे? m का कर देता हूं। तो एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए। यस, व्हाट इज एम ए? इंस्टॉलमेंट में आंसर नहीं देना। देखो, वही आप लोग इंस्टॉलमेंट में आंसर देते हो, फोर्स। मैं फिर पूछूंगा किसका फोर्स, किस पे फोर्स, तो आप पूरा करोगे। एक बार में बताओ, व्हाट इज एम ए? फोर्स फोर्स ऑफ द बॉडी। ऑन पार्टिकल P in frame S. F. Force acting on particle P in frame S dash, F dash, और दोनों आपस में क्या आएगा? सेम है, F dash इक्वल टू F। मतलब मेरे पार्टिकल के ऊपर चाहे S वाला देख रहा हो, चाहे S डैश वाला देख रहा हो, फोर्स का वैल्यू सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन दोनों में सेम दिख रहा था। जब फोर्स सेम आ गया तो वर्क डन, एनर्जी, पावर, जो जो आप निकालोगे सब कुछ सेम आएगा। मतलब जब एक्सीलरेशन दोनों फ्रेम में आपका सेम आ गया, इसका मतलब फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब निकालोगे, सब कुछ सेम आएगा। इसलिए एक लाइन और यहां कंक्लूजन लिखो, 10 ऐसे लिखना, 10 ऑल द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, all the basic laws of physics are same for all inertial frames of references. लिख लिया? नफीसा, आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आप आउट हो गए थे। दस करके आप लिखना, ऑल द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स इज सेम फॉर ऑल inertial frames of references. हो गया? यस सर। अब देखो, इस क्वेश्चन को अब मैं आपके एग्जाम में घुमा के देने के लिए अगर पेपर सेट करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस? डिफाइन एंड डिफरेंशिएट different types of frames of references and show that all the basic laws of physics is same for all inertial frames of references. कैसे सॉल्व करोगे? पूरा यही छापना है। वहां पे देखो एक्सीलरेशन का नाम नहीं लिया, जो क्वेश्चन दिए थे वो नहीं दिया। आप क्या बोल दिया? ऑल द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम, प्रूफ करके दिखाओ। यहीं से शुरू करना, पूरा यही काम करना। एक्सीलरेशन इक्वल टू सेम, दोनों तरफ m का मल्टीप्लीकेशन कर देना, एफ डैश इक्वल टू एफ, मतलब दोनों फ्रेम में फोर्स सेम, फोर्स सेम तो वर्क डन सेम, वर्क डन सेम तो एनर्जी सेम, सब कुछ सेम। बस एक लाइन और लिख देना नीचे, 10 ऑल द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स
आर सेम फॉर आवर इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। कहानी खत्म।